नमस्कार। आज हम एक ऐसे मामले पर गहराई से बात कर रहे हैं जो पिछले कई सालों से काफी चर्चा में रहा है और कई गंभीर सवाल भी खड़े करता है। ये मामला है पत्रकार और कार्यकर्ता गौरी लंकेश की हत्या का। जी 5 सितंबर 2017 को उनकी हत्या हुई थी और अब लगभग 8 साल बाद भी ये केस भारत में प्रेस की स्वतंत्रता पर, हमारी न्याय प्रणाली कैसे काम करती है इस पर और शायद हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थिति पर भी एक अहम टिप्पणी है। हमारे पास इस विषय पर कई स्रोत हैं और हमारा मकसद है कि हम उनमें जो जानकारी दी गई है उसके आधार पर इस मामले के अलग अलग पहलुओं को निष्पक्ष रूप से समझें। बिल्कुल, ये एक संवेदनशील विषय है और कोशिश यही रहेगी कि हम तथ्यों को बस सामने रखें जैसे वो स्रोतों में है, किसी का पक्ष लिए बिना। और जैसा आपने कहा, 8 साल बीत गए हैं, जो भी आरोपी गिरफ्तार हुए थे वो सब जमानत पर बाहर है और अभी तक कोई दोषी साबित नहीं हुआ है। तो ये स्थिति अपने आप में बहुत से सवाल खड़े करती है कि भाई न्याय मिलने में इतनी देर क्यों और इसके क्या मायने हैं। सही, तो चलें यहीं से शुरू करते हैं। गौरी लंकेश के बारे में थोड़ा बताइए। वो कौन थी, उनका काम किस तरह का था जिसने उन्हें इतना महत्वपूर्ण बना दिया? गौरी लंकेश, जिनका जन्म 1962 में हुआ और 2017 में हत्या हुई, वो कर्नाटक की एक बहुत जानी मानी पत्रकार और एक्टिविस्ट थी। उनके पिता पी लंकेश, वो भी एक प्रसिद्ध लेखक थे। उन्होंने एक कन्नड़ साप्ताहिक शुरू किया था, लंकेश पत्रिके। गौरी लंकेश ने उसी विरासत को आगे बढ़ाया। अच्छा। हाँ, पर उनकी पत्रकारिता सिर्फ खबरें देना नहीं थी, उसमें आपको खोजी रिपोर्टिंग मिलेगी और एक बहुत मुखर प्रोग्रेसिव एक्टिविज्म का पुट था। वो अपने अखबार के जरिए कर्नाटक में जो दक्षिणपंथी उग्रवाद था या जाति आधारित हिंसा, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, इन सब की बहुत तीखी आलोचक थी। एक बेबाक आवाज थी। बिल्कुल, अक्सर हाशिए पर जो समुदाय हैं उनकी आवाज बनती थी वो। और उनकी हत्या वो किन हालात में हुई? क्या ये अचानक से हुई कोई घटना थी या इसके पीछे कोई बड़ा पैटर्न नजर आता है? देखिए, 5 सितंबर 2017 की शाम थी। गौरी लंकेश उस वक्त 55 साल की थी। वो अपने ऑफिस से बेंगलोर में अपने घर लौटी। तभी मोटरसाइकिल पर कुछ हमलावर आए और उन्होंने उन पर गोलियां चलाईं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 7 गोलियां, और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। और ये घटना, जैसा आपने पूछा, अकेली नहीं थी। ये भारत में जो तर्कवादी हैं, लेखक हैं, प्रोग्रेसिव आवाजें हैं, उन पर हो रहे हमलों के एक ज्यादा बड़े चिंताजनक पैटर्न का हिस्सा मानी जाती है। पैटर्न? किस तरह का पैटर्न? जो फोरेंसिक जांच हुई, खासकर जो बैलिस्टिक सबूत मिले, उन्होंने इस हत्या को जोड़ा है 2013 में हुई नरेंद्र दाभोलकर की हत्या से। फिर 2015 में गोविंद पानसरे की हत्या हुई और 2015 में ही MM कलबुर्गी की। इन सब से इसके तार जुड़े। ये तो बहुत गंभीर बात है। इसका मतलब ये हुआ कि शायद एक ही तरह के हथियार या कोई एक ही ग्रुप इन सब के पीछे हो सकता है। हाँ, देखिए, बैलिस्टिक रिपोर्ट्स ने कंफर्म किया कि जिस 7.65 mm देसी पिस्तौल का इस्तेमाल प्रोफेसर कलबुर्गी की हत्या में हुआ था, उसी तरह का हथियार गौरी लंकेश की हत्या में भी इस्तेमाल हुआ। अच्छा। गोलियों पर जो फायरिंग पिन के निशान होते हैं वो मैच कर गए। तो ये जो फोरेंसिक लिंक है, ये इस आशंका को बहुत बल देता है कि इन हत्याओं के पीछे कोई संगठित नेटवर्क हो सकता है। और जैसा जांच एजेंसियों ने आरोप लगाया है, ये शायद हिंदू राष्ट्रवाद या दक्षिणपंथी विचारधारा के आलोचकों को निशाना बना रहा था। अब 8 साल बाद, यानी 2025 में हम हैं, इस केस की कानूनी स्थिति क्या है? कुछ प्रगति हुई है? कानूनी मोर्चे पर स्थिति कह सकते हैं कि काफी जटिल है, जैसा आपने शुरू में कहा। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि 2025 तक इस मामले में जितने भी लोग गिरफ्तार हुए थे, कुल 17 आरोपी, वो सब जमानत पर बाहर हैं। सभी? जी, सभी 17। एक आरोपी अब भी फरार है। जो आखिरी आरोपी जमानत पर छूटे वो थे शरद भाऊ साहिब कालसकर, जनवरी 2025 में। और दिलचस्प बात यह है कि जमानत देते वक्त बेंगलुरु की अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 21 का जिक्र किया। अनुच्छेद 21, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। बिल्कुल, कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति को अनिश्चित काल तक बिना सुनवाई की हिरासत में रखना उसके मौलिक अधिकारों का हनन है। समानता के सिद्धांत का भी जिक्र हुआ। तो अदालत ने एक तरह से व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जल्दी सुनवाई के अधिकार को ज्यादा वजन दिया। हाँ, और ये भी ध्यान रखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी 2024 में जो जटिल साजिश वाले मामले होते हैं उनमें जमानत देने पर कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए थे। उन्होंने भी तेज सुनवाई की जरूरत पर जोर दिया था, लेकिन साथ ही ये भी कहा था
कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अपराध की गंभीरता को लेकर जो समाज की जवाबदेही की मांग है, उसके बीच एक संतुलन बनाना जरूरी है। लेकिन इन सब के बावजूद 8 साल में कोई नतीजा नहीं निकला है। सही कहा। और इसी पर कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्स CPJ जैसी संस्थाएं लगातार चिंता जता रही हैं। उनकी सितंबर 2025 की रिपोर्ट यही कहती है कि 8 साल बाद भी कोई दोषी नहीं ठहराया गया है और भारत जो है वो पत्रकारों की हत्याओं के मामलों में सजा न मिलने के ग्लोबल इंडेक्स में, जिसे ग्लोबल इम्प्यूनिटी इंडेक्स कहते हैं, उसमें 13वें स्थान पर है। 13वें स्थान पर? ये वाकई चिंता की बात है। जी, बहुत ज्यादा। अच्छा, इस मामले में ये जो कानूनी प्रक्रिया है ये इतनी जटिल क्यों रही? हमने काको का कानून का जिक्र सुना है, इसकी क्या भूमिका रही है इसमें? हाँ, काको का यानी कर्नाटक संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम, ये अभियोजन पक्ष के केस का एक तरह से मुख्य आधार है। ये कानून महाराष्ट्र के MCO का जैसा है और इसे बनाया ही गया है संगठित अपराध सिंडिकेट से निपटने के लिए। अभियोजन पक्ष का आरोप ये है कि ये जो सभी 18 आरोपी हैं, जिनमें एक फरार भी शामिल है, ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट का हिस्सा थे और उन्होंने गौरी लंकेश की हत्या की प्लानिंग 1 साल से भी ज्यादा वक्त तक की। किसी OCA में सजा काफी सख्त है, कम से कम 5 साल से लेकर आजीवन कारावास या मौत की सजा तक हो सकती है। और इसमें सबूतों को लेके नियम भी थोड़े अलग हैं जो अभियोजन पक्ष के लिए मददगार हो सकते हैं। लेकिन क्या इसे लागू करने में कोई दिक्कत आई? हाँ, बिल्कुल आई। 2021 में एक बड़ा मोड़ आया था जब कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक फैसले में आरोपियों पर से KCOCA के चार्जेस लगभग हटा दिए थे। क्यों? कोर्ट का तर्क ये था कि किसी व्यक्ति पर पहली बार संगठित अपराध का आरोप लगाकर आप KCOCA नहीं लगा सकते जब तक कि उस सिंडिकेट के खिलाफ पहले से कोई चार्जशीट वगैरह ना हो। और उस वक्त राज्य सरकार समय पर अपील भी नहीं कर पाई थी, तो ये अभियोजन के लिए एक बड़ा झटका था। फिर क्या हुआ? फिर गौरी लंकेश की बहन कविता लंकेश वो सुप्रीम कोर्ट गई और अक्टूबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया और KCOCA के चार्जेस फिर से बहाल कर दिए। अच्छा, तो ये सब कानूनी दांव पे चलता रहा? जी, और ये पूरा घटनाक्रम दिखाता है कि कैसे कानूनी प्रक्रियाएं और कभी-कभी एडमिनिस्ट्रेटिव देरी भी न्याय मिलने की रफ्तार को धीमा कर सकती है। इतनी सारे गवाहों की बात हुई, सबूतों की बात हुई, तो फिर मुकदमे की सुनवाई की रफ्तार कैसी रही है? देखिए, अभियोजन पक्ष ने शुरू में 530 गवाहों की लिस्ट दी थी। ये नंबर ही बताता है कि मामला कितना बड़ा और फैला हुआ है। 530? हाँ, बाद में इसमें से 137 को हटा दिया गया, तो बचे करीब 393। 2025 तक की जो जानकारी है उसके मुताबिक करीब 193 गवाहों से पूछताछ पूरी हो चुकी है। मतलब अभी भी काफी गवाह बाकी हैं, लगभग 80 के करीब। और ये जांच सिर्फ कर्नाटक तक सीमित नहीं है, ये महाराष्ट्र, गोवा तक फैली हुई है। इसमें कथित तौर पर हथियार चलाने की ट्रेनिंग की बातें हैं, टारगेट की रेकी करने की, लॉजिस्टिक्स संभालने की, मतलब एक बड़ी अंतरराज्य साजिश का आरोप है। SIT यानी विशेष जांच दल ने काफी सबूत भी जुटाए हैं, जैसे DNA सैंपल्स हैं, CCTV फुटेजेस हैं, बैलिस्टिक रिपोर्ट्स तो हैं ही, और यहाँ तक के बेलगावी के पास कथित हथियार ट्रेनिंग कैंप से जुड़ी चीजें भी बरामद हुई हैं। लेकिन इतने संवेदनशील मामले में गवाहों के साथ कोई समस्या आई है, उनकी सुरक्षा वगैरह, ये एक बड़ी चुनौती होती है। हाँ, और ये एक बहुत बड़ी चुनौती साबित हुई है इस केस में। कम से कम 3 गवाह अपने बयान से मुकर गए, मतलब हॉस्टाइल हो गए। मई 2025 में एक प्रमुख गवाह थे जिन्होंने कथित हथियार ट्रेनिंग कैंप के बारे में काफी डिटेल दी थी। खबर आई कि उन्हें धमकियां मिल रही हैं। बाद में उसी गवाह ने पुलिस पर ही दबाव डालने का आरोप लगा दिया। ये तो मामला और उलझ गया। हाँ, एक और गवाह थे बेलगावी के एक बिजनेसमैन। उन्होंने बताया कि उनकी गवाही से ठीक पहले उन्हें धमकी भरे फोन आए। तो ये घटनाएं दिखाती हैं कि जांच एजेंसी कितनी भी मेहनत कर ले, सबूत जुटा ले, लेकिन अगर गवाह डर जाते हैं या दबाव में आ जाते हैं या मुकर जाते हैं तो पूरा केस कमजोर पड़ सकता है। फोरेंसिक सबूतों पर वापस आते हैं। बैलिस्टिक रिपोर्ट के अलावा और क्या महत्वपूर्ण रहा है? बैलिस्टिक सबूत तो यकीनन सबसे मजबूत कड़ी है। कर्नाटक FSL की वो पुष्टि कि कलबुर्गी और लंकेश हत्याओं में एक ही तरह की 7.65 mm देसी पिस्तौल इस्तेमाल हुई, ये बहुत अहम है।
फायरिंग पिन के निशानों का मिलना इसे पक्का करता है। और दिलचस्प बात यह है कि ये फोरेंसिक लिंक सिर्फ इन्हीं 2 हत्याओं तक ही नहीं है। गुजरात की फोरेंसिक साइंस लैब की रिपोर्ट ने दाभोलकर, पानसरे और कलबुर्गी हत्याओं में इस्तेमाल हुई गोलियों और कारतूसों के बीच भी समानताएं पाई। एक रिपोर्ट में तो ये भी कहा गया कि पानसरे की हत्या में जो 2 हथियार इस्तेमाल हुए थे, उनमें से एक का इस्तेमाल दाभोलकर और कलबुर्गी की हत्याओं में भी हुआ था। क्या ये हथियार बरामद हुए? नहीं, यही दिक्कत है, ये हथियार कभी बरामद नहीं हुए। ये तो सच में चौंकाने वाली जानकारी है, लेकिन शायद शुरू में इन लैब रिपोर्ट्स को लेकर कुछ कंफ्यूजन भी था। हाँ बिल्कुल, शुरुआती दौर में मुंबई और बेंगलुरु की फोरेंसिक लैब्स की रिपोर्ट्स में कुछ विरोधाभास जैसी स्थिति बनी थी, थोड़ी उलझन पैदा हुई थी। लेकिन बाद में और विश्लेषण हुआ, समन्वय हुआ और उस भ्रम को दूर कर लिया गया, कड़ियों को साफ तौर पर जोड़ा गया। और यही फोरेंसिक कनेक्टिविटी, मतलब ये जुड़ाव, अभियोजन पक्ष के उस दावे का मुख्य आधार है कि इन हत्याओं के पीछे एक ही नेटवर्क हो सकता है। अच्छा, अब इस पूरे मामले को लेकर अलग अलग नजरिए क्या है? खासकर ये जो न्याय में इतनी देरी हो रही है, इस पर लोग क्या कह रहे हैं? देखिए, मोटे तौर पे 2 तरह की बातें सामने आती हैं। एक तरफ है आलोचक, मानवाधिकार संगठन और कई पत्रकार संगठन। उनका कहना है कि 8 साल में भी किसी को दोषी न ठहरा पाना ये हमारी न्याय व्यवस्था की एक बड़ी विफलता है। उनका तर्क है कि ये देरी सिर्फ पीड़ित परिवार के लिए अन्याय नहीं है, बल्कि ये देश के बाकी पत्रकारों और आलोचकों के लिए भी एक खतरनाक संदेश है कि भाई, आप पर हमला करने वालों को शायद सजा ही ना मिले। सीपीजे जैसी संस्थाएं बार बार भारत के इस खराब रिकॉर्ड की तरफ इशारा करती हैं। और दूसरा नजरिया क्या है? दूसरा नजरिया कानूनी विशेषज्ञों और अदालतों का है, जो मामले की जटिलता की ओर इशारा करते हैं। उनका कहना है कि ये कोई सीधी सादी हत्या का मामला नहीं है, ये एक बड़ी साजिश का आरोप है। इसमें कई आरोपी हैं, कई राज्यों में गतिविधियां फैली हुई हैं, भारी मात्रा में तकनीकी और परिस्थितिजन्य सबूत है। सही। तो ऐसे मामलों में पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन करना जरूरी है। हर आरोपी को अपना बचाव करने का पूरा मौका देना, हर सबूत की बारीकी से जांच करना, इसमें समय लगता है। और जैसा हमने पहले बात की, सुप्रीम कोर्ट ने भी जमानत देते समय जल्दी सुनवाई के अधिकार के साथ साथ प्रक्रिया की निष्पक्षता और लंबे समय तक बिना सुनवाई के हिरासत में रखने के खिलाफ जो संवैधानिक सुरक्षा है, उस पर जोर दिया है। क्या इस मामले का राजनीतिकरण भी हुआ है? क्योंकि गौरी लंकेश की अपनी एक पहचान थी, एक मुखर विचारधारा थी। हाँ, दुर्भाग्य से ये मामला काफी पोलराइज्ड हो गया है, ध्रुवीकृत हो गया है। गौरी लंकेश के जो समर्थक हैं, वो उन्हें एक निडर, धर्मनिरपेक्ष, जाति विरोधी पत्रकार के तौर पर देखते हैं, जो नफरत और फेक न्यूज के खिलाफ लड़ रही थी। वहीं उनके जो आलोचक थे और हैं, वो उन पे पक्षपात करने, एक एजेंडा चलाने और भड़काऊ पत्रकारिता करने का आरोप लगाते रहे। उनकी हत्या के बाद सोशल मीडिया पर जिस तरह की घृणित प्रतिक्रियाएं आई, जिनमें कुछ ऐसे अकाउंट्स भी शामिल थे जिन्हें कथित तौर पर कुछ बड़े राजनेता फॉलो करते थे, उसने इस बहस को और तेज कर दिया कि क्या ऑनलाइन नफरत और उत्पीड़न को एक तरह की मेनस्ट्रीम स्वीकार्यता मिल रही है। और आरोपियों के संबंध में भी कुछ विवाद सामने आए हैं, है ना? जी हाँ, अक्टूबर 2024 में एक घटना हुई थी। कुछ आरोपी जैसे परशुराम वाघमारे, जिन पर गोली चलाने का आरोप है, और मनोहर यादव, इनका कर्नाटक के विजयपुरा में कुछ दक्षिणपंथी समूहों ने सार्वजनिक रूप से सम्मान किया, माला पहनाकर, शॉल उड़ाकर। सार्वजनिक सम्मान? हाँ, इस घटना की बहुत आलोचना हुई। इसे पत्रकारों के खिलाफ हिंसा को महिमा मंडित करने की कोशिश के तौर पर देखा गया। तो ये दिखाता है कि कैसे ये मामला सिर्फ एक क्रिमिनल केस नहीं रह गया है, बल्कि एक वैचारिक लड़ाई का प्रतीक बन गया है। जांच में आरोपियों के कुछ चरमपंथी नेटवर्क से जुड़े होने की बात भी आई है, उस बारे में क्या जानकारी है? जांची एजेंसियों की जो चार्जशीट है और कई मीडिया रिपोर्ट्स हैं, उनमें कुछ आरोपियों के सनातन संस्था और हिंदू जन जागृति समिति जैसे संगठनों से कथित संबंधों का जिक्र है। अच्छा। चार्जशीट में एक बड़ी साजिश का ब्यौरा दिया गया है, जिसमें राज्यों के बीच समन्वय, हथियार चलाने के ट्रेनिंग कैंप चलाना और हिंदुत्व की राजनीति के जो आलोचक हैं, उन्हें खत्म करने की एक वैचारिक प्रेरणा, ये सब बातें शामिल बताई गई हैं। कुछ विश्लेषणों ने तो इन चारों हत्याओं, दाभोलकर, पानसरे, कलबुर्गी, लंकेश के पीछे एक ही शैडो नेटवर्क, मतलब एक ही गुप्त समूह होने का भी संकेत दिया है। लेकिन ये बात जोर देकर कहनी चाहिए कि ये सब अभी आरोप हैं। बिल्कुल, ये बिंदु बहुत
बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक अदालत में दोष साबित नहीं हो जाता, ये सब आरोप ही माने जाएंगे। बचाव पक्ष ने इन सभी आरोपों को पूरी तरह से खारिज किया है। कुछ आरोपियों ने तो ये भी दावा किया है कि उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया है, पुलिस ने दबाव डालकर उनसे कबूलनामे लिखवाए हैं। और जैसा हमने पहले बात की, कुछ गवाहों का अपने बयानों से मुकर जाना, वो भी सबूतों की स्थिति को और जटिल बनाता है। तो इसलिए पूरी न्यायिक प्रक्रिया के खत्म होने का इंतजार करना बहुत जरूरी है। इस दुखद घटना के बाद क्या कुछ सकारात्मक बदलाव या कोई सीख भी मिली है? हाँ, कुछ हद तक कह सकते हैं। गौरी लंकेश की हत्या ने भारत में पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर एक अभूतपूर्व जागरूकता जरूर पैदा की। देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए। सीपीजे और रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, आरएसएफ जैसे जो अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता संगठन है, उन्होंने लगातार इस मामले पर नजर बनाए रखी। इस दबाव का कुछ असर हुआ? हाँ, इस दबाव के चलते फास्ट ट्रैक अदालतों की मांग बढ़ी। गवाहों की सुरक्षा के लिए बेहतर प्रोटोकॉल बनाने पर जोर दिया गया और खासकर जो पत्रकार संवेदनशील विषयों पर काम करते हैं, उनके लिए सुरक्षा उपायों की जरूरत को और ज्यादा महसूस किया गया। और मीडिया संस्थानों या पत्रकारों के लिए खुद के लिए क्या सबक है इसमें? निश्चित रूप से न्यूज रूम्स के लिए और जो स्वतंत्र पत्रकार हैं, उनके लिए यह मामला कई ठोस सबक लेकर आया है। खासकर तब जब वो उग्रवाद, मानवाधिकार उल्लंघन या भ्रष्टाचार जैसे खतरनाक विषयों पर रिपोर्टिंग कर रहे हों। तो रिस्क असेसमेंट करना, मतलब खतरे का सही अंदाजा लगाना, डिजिटल सुरक्षा के उपाय अपनाना, जो धमकियां मिलती हैं उनका रिकॉर्ड रखना और कानूनी सहायता नेटवर्क से जुड़े रहना, ये सब कितना जरूरी है, ये बात और पुख्ता हुई है। और कानूनी मोर्चे पर भी, जैसा हमने कहा, सुप्रीम कोर्ट के जमानत संबंधी फैसलों ने जटिल साजिश के मामलों में प्रक्रियात्मक मानकों को और साफ किया है। लेकिन 8 साल तक किसी को सजा न मिलने के नकारात्मक परिणाम भी तो होंगे, वो क्या है? हाँ, और वो काफी गंभीर है। सबसे बड़ा खतरा है दंड मुक्ति की संस्कृति का बढ़ना, मतलब इम्प्यूनिटी। जब पत्रकारों या एक्टिविस्ट पर हमलों के मामलों में सालों साल सजा नहीं होती, तो अपराधियों के हौसले बढ़ते हैं और दूसरों को भी ऐसे हमले करने का एक तरह से प्रोत्साहन मिल सकता है। ये तो बहुत खतरनाक है। बिल्कुल। इससे जो खोजी पत्रकारिता है, जो आलोचनात्मक पत्रकारिता है, वो हतोत्साहित होती है। लोग डरने लगते हैं। भारत का ग्लोबल इम्प्यूनिटी इंडेक्स में लगातार खराब प्रदर्शन 2024-25 में 13वां स्थान इसी प्रणालीगत चुनौती को दिखाता है। और इसमें ऑनलाइन नफरत और ट्रोलिंग को भी जोड़ लीजिए। वो इस माहौल को और बिगाड़ते हैं और अक्सर जमीनी खतरों में बदल जाते हैं। इसके अलावा व्यवस्था पर, सिस्टम पर भरोसे का संकट भी खड़ा होता होगा। में आम जनता का विश्वास कमजोर पड़ता है। अदालतों पर बोझ हो, संसाधनों की कमी, प्रशासनिक सुस्ती, ये समस्याएं जो भारतीय कानूनी प्रणाली की पुरानी चुनौतियां हैं, वो ऐसे मामलों में और ज्यादा खुलकर सामने आ जाती हैं। गवाहों को धमकाया जाना दिखाता है कि हमारे जो मौजूदा गवाह संरक्षण कार्यक्रम हैं, वो शायद उतने प्रभावी नहीं हैं। और जैसा हमने देखा, आरोपियों का सार्वजनिक अभिनंदन जैसी घटनाएं वो समाज में हिंसा के प्रति सहिष्णुता बढ़ने की खतरनाक संकेत देती हैं। क्या हमारे पास 2024-2025 के कुछ ताजा आंकड़े हैं जो इस पूरी स्थिति को और स्पष्ट कर सके? हाँ, कुछ मुख्य आंकड़े दोबारा देख लेते हैं। पहला, जनवरी 2025 तक सभी 17 गिरफ्तार आरोपी जमानत पर हैं और एक फरार है। ठीक है। दूसरा, मुकदमे में अभियोजन पक्ष ने जो गवाह लिस्ट किए थे, 137 हटाने के बाद करीब 393 बचे। उनमें से लगभग 193 की गवाही पूरी हो चुकी है, यानी करीब 49%। कम से कम 3 गवाह मुकर चुके हैं और धमकियों की रिपोर्ट्स भी हैं। लगभग आधे गवाहों की गवाही हुई है 8 साल में। हाँ। तीसरा, प्रेस स्वतंत्रता की बात करें तो 2025 के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंकिंग थोड़ी सुधरी जरूर। 180 देशों में 151वीं हुई, लेकिन ये अब भी बहुत गंभीर, वेरी सीरियस स्थिति वाली कैटेगरी में है। चौथा, सीपीजे का 2024 का ग्लोबल इम्प्यूनिटी इंडेक्स, जिसमें भारत 13वें स्थान पर था, उसमें 1992 से लेकर अब तक पत्रकारों की 19 हत्याएं अनसुलझी बताई गई हैं। 19 अनसुलझी हत्याएं। जी। और पांचवा और शायद सबसे अहम पैटर्न जो दिखता है, ये चारों तर्कवादी हत्याएं, धाबोलकर, पानसरे, कलबुर्गी और लंकेश, भले ही फोरेंसिक रूप से जुड़ी हुई हों, लेकिन 8 से 12 साल बीत जाने के बाद भी पूरी तरह अनसुलझी हैं। किसी भी मामले में एक भी दोष सिद्धि नहीं हुई है। ये पैटर्न विचारधारा से प्रेरित हिंसा के मामलों में
न्याय दिलाने में एक बहुत बड़ी प्रणालीगत चुनौती की ओर इशारा करता है। ये बिल्कुल साफ है कि गौरी लंकेश मामला सिर्फ एक व्यक्ति की हत्या का मुकदमा भर नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। ये भारत में प्रेस की आजादी पर, हमारी न्याय प्रणाली कितनी असरदार है इस पर, और शायद हमारे पूरे लोकतांत्रिक ताने बाने के स्वास्थ्य पर एक गहरा प्रतिबिंब है। बिल्कुल सही कहा आपने। 8 साल हो गए हैं और न्याय का इंतजार अब भी जारी है, और ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि जब संगठित हिंसा और नफरत का सामना करने में हमारी जो संस्थागत प्रक्रियाएं हैं वो इतनी धीमी और जटिल साबित होती हैं, तो फिर असहमति की, आलोचनात्मक सोच की और सच बोलने की हिम्मत की सुरक्षा वो कैसे सुनिश्चित की जा सकती है। दिलचस्प बात है कि गौरी लंकेश अपने आखिरी संपादकीय में, जिसे वो पूरा नहीं कर पाई थी, वो फेक न्यूज और सच्चाई के बीच जो लाइन धुंधली हो रही है उसी के बारे में चेतावनी दे रही थी। शायद वही सवाल आज भी सबसे ज्यादा मौजू है कि हम सूचना की सत्यनिष्ठा को और विचारों की बहुलता को कैसे बचाएं, खासकर तब जब न्याय की अपनी रफ्तार इतनी धीमी हो। ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सभी को गंभीरता से सोचने की जरूरत है।